Hello students, today we are going to study 7th chapter of your 11th class and title with equilibrium. Now students, the first question arises, what is equilibrium? तो देखिए बहुत सिंपल है, जब स्टार्ट होगी रिएक्शन तब रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में होगा और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट बिल्कुल ज़ीरो होगा बिकॉज रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई है. लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी देन आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी. एक टाइम ऐसा होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल अमाउंट में बनेगा और टूटेगा. दैट इज़ जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा उस केस में पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करे और रिएक्टेंट टूट के वापस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे. सो टाइम एट विच रिएक्टेंट ब्रेक टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट टू फॉर्म reactant. So time at with the rate of formation of product and the rate of formation of reactant दोनों ही इक्वल हो जाए, मतलब जो रिएक्टेंट है वो जिस स्पीड से प्रोडक्ट बना रहा है उसी स्पीड से जो प्रोडक्ट है वापस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर रहा है. तो जब रेट इक्वल हो जाए इन बोथ द डायरेक्शन उस केस में हम बोलेंगे दैट इक्विलिब्रियम हैज़ बीन ऑब्ड. और ये कब पॉसिबल है? जब रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोडक्ट की सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा. इन दैट केस प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेगा, रिएक्टेंट अगेन क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर इक्वल हो जाती है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम ऑब्ड हो चुका है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कंडीशन, तो जो इक्विलिब्रियम है हमें क्लोज वेसल में जल्दी मिलता है. Okay, so when we talk about the closed vessel, we soon get equilibrium. So we can say that अगर हमें equilibrium मिलना है, हमें चाहिए, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, closed vessel condition use करनी पड़ेगी. So the first thing is what is equilibrium? Equilibrium means it should be carried out in closed vessel. फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमें इक्विलिब्रियम मिल गया है. वेरी सिंपल. ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम तो देयर आर टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड द सेकंड वन इज़ केमिकल. फिजिकल में क्या होता है, सिर्फ स्टेट चेंज होती है. दैट इज़ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जिस स्पीड से लिक्विड फॉर्म हो रहा होती है उसी स्पीड से अगर सॉलिड का फॉर्मेशन हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है. अगर हम बात करते हैं वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में, मतलब सॉलिड के फॉर्म में है, और इसको जब हम हीट करते हैं तो वाटर किसकी फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड के फॉर्म में. दैट इज उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ये आइस से सॉलिड से सिर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो. अब हो सकता है इसको हम फ्रीज करें तो क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है वापस आइस में कन्वर्ट हो जाए. सो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिटवीन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस केस में हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया है. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है. जैसे कि हम बात करते हैं रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर. जब दोनों इक्वल हो जाए तो उस केस में हम इसको बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम. अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमारे इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है. तो इस केस में देखिए, इस केस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हम जानते हैं क्या होती है, उसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये जो न्यू सब्सटेंस होता है ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टी होता है इन कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि N2 जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होकर अमोनिया का फॉर्मेशन करता है. सो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. जिस स्पीड से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है उसी स्पीड से अगर N2H2 का भी फॉर्मेशन हो तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो स्टेप है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुकी है. ओके, सो अब हम इसको एक ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं.
देखिए यहाँ पे हम ये मान रहे हैं दिस इज़ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, राइट। हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। और अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास में रिएक्टेंट। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में जब बात कर रहे हैं हम तो प्रोडक्ट बहुत कम है, हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बहुत कम है और जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। तो टाइम, ऐसे टाइम जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, या फिर हम ये बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इन दैट केस ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए उस केस को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, मान लीजिए कि रिएक्टेंट की x कंसंट्रेशन थी इक्विलिब्रियम के टाइम पे और प्रोडक्ट की y कंसंट्रेशन थी, तो इक्विलिब्रियम के बाद में अब जिस भी टाइम पे मान लीजिए इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आया, आप फर्दर इस टाइम पर कंसंट्रेशन नोट डाउन कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा आपको x ही मिलेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा y ही मिलेगी। मतलब इक्विलिब्रियम के बाद में आपको रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वंस इक्विलिब्रियम हैज़ बीन ऑप्ट, कंसंट्रेशन विल बिकम कांस्टेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंसंट्रेशन सेम होगा, कंसंट्रेशन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो भी कांस्टेंट रह रहा है, प्रोडक्ट भी कांस्टेंट, क्योंकि बराबर इक्वल स्पीड में रिएक्शन हो रही है। तो जो कांस्टेंट है हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ओके तो इसके हिसाब से हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक समराइज कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक समराइज कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। तो सी, अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इक्विलिब्रियम हमें दोनों साइड से मिल सकता है। मतलब अगर मैं रिएक्शन बात कर रही हूँ कि N2 रिएक्ट कर रहा है विथ 3 मोल ऑफ H2 और हमें दे रहा है 2 NH3, ठीक है। आप चाहे रिएक्शन में रिएक्टेंट इसको कंसीडर करके ये प्रोडक्ट बनाएं, या फिर आप इसको रिएक्टेंट कंसीडर करके ये प्रोडक्ट बनाएं। आप रिएक्शन, अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, आप चाहे इसको इस डायरेक्शन मूव कराएं, इस डायरेक्शन में आपको इक्विलिब्रियम हमेशा सेम पॉइंट पे ही मिलेगा। मतलब वेदर रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट और फ्रॉम दिस पॉइंट, आप किसी भी तरफ से रिएक्शन स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम आपको पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सेम पॉइंट पे ही मिलेगा। सो इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ईदर साइड। आप किसी भी साइड से स्टार्ट करें रिएक्शन। आप मान लीजिए कि रिएक्टेंट ये है और NH3 हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि NH3 हमारे पास में रिएक्टेंट है और N2H2 में प्रोडक्ट मिल रहा है। आप कोई भी रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट कर लीजिए, इक्विलिब्रियम आपको सेम पॉइंट पे ही मिलेगा अगर कंडीशन सेम है, ठीक है। अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो उस केस में आपको इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर सारे पैरामीटर सेम हैं तो उस केस में चाहे रिएक्टेंट कोई भी साइड से हो, हमें इक्विलिब्रियम सेम पॉइंट पे ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम जो होता है दैट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, हमें ये लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम के बाद मान लीजिए अगर इसका x अमाउंट और इसका y अमाउंट है, तो आप किसी भी टाइम पे देखेंगे आपको ये x ही दिखेगा और ये y दिखेगा, तो हमें क्या लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है। बट ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन सेम स्पीड में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली रिएक्शन होती है। इस वजह से हमें ये लगता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है, बट एक्चुअल में उसमें रैंडमली रिएक्शन हो रही होती है, कॉन्स्टेंटली रिएक्शन हो रही होती है। इसका मतलब ये कैसा होता है, डायनामिक। डायनामिक मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस स्पीड में फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी स्पीड में बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ना रिएक्शन कॉन्स्टेंटली हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, डायनामिक है, मोशन में है, स्टैटिक नहीं है। हमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने की वजह से ऐसा फील होता है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, बट रिएक्शन डायनामिक स्टेट में होती है ना।
आफ्टर गेटिंग इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो चेंज इन कंसंट्रेशन. आई टोल्ड यू अर्ली ओनली कि एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद में जो जिस पॉइंट पे जिस कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है हमें, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो इक्विलिब्रियम के बाद में कोई भी चेंज नहीं आएगा कॉन्सेंट्रेशन में. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस केमिकल इक्विलिब्रियम डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट. आप कैटलिस्ट अगर ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. बस पॉइंट ये है कि अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम रैपिडली हो जाएगा, मतलब रिएक्शन थोड़ी जल्दी होगी तो हमें इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा. लेकिन पॉइंट वही होगा, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी मिल जाएगा. क्योंकि हम जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है. कैटलिस्ट आर दी सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. ये वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देते हैं. मतलब ये क्या कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. तो अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे. अगर स्पीड अप कर देंगे तो इक्विलिब्रियम हमें जल्दी मिल जाएगा. सिंपल. सो कैटलिस्ट क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं लाते, सिर्फ इक्विलिब्रियम को स्पीड अप कर देते हैं, जल्दी ले आते हैं. ओके. नाउ लास्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टी बिकम कांस्टेंट. जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सपोज ये गैसेस है, गैसेस तो वो कांस्टेंट हो जाएगी. इक्विलिब्रियम मिलने के बाद कोई भी स्टेट में फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आना है. सो दीज आर दी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम. सो लेट अस कंक्लूड दिस टॉपिक एंड देन वी विल मूव फर्दर. Now let's see about the law of mass action. It was given by Guldberg-Weick. Now what does this law says? It says that rate of reaction is directly proportional to active mass of reactant. जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का मास होगा, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का एक्टिव मास होगा, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी. एक्टिव मास का मतलब ये है कि रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए. जब भी रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, दे शुड कोलाइड इन पर्टिकुलर ओरिएंटेशन. एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से उनको कोलाइड करना होता है. प्लस जब वो कोलाइड करते हैं तो उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए. इन दीज 2 केसेस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा. सो rate of reaction is directly proportional to the active mass of the reactant. That is, reactant must have sufficient energy and it should have proper orientation. Then only it will participate in the reaction and lead to the formation of product. अब देखिए, suppose हमारे पास में reaction है A mole of A and B mole of B are in equilibrium with the C mole of C and D mole of D. ओके. अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट. जब हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में रिएक्टेंट है, राइट. तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या है, A and B. सो दिस ब्रैकेट शोज कंसंट्रेशन. सो कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B. ओके. और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल है, कोफिशिएंट है, वो हम इस ब्रैकेट के पावर में लगाते हैं. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल r एंड सबस्क्रिप्ट में आएगा f, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड r स्टैंड्स फॉर रेट. सो RF इज इक्वल्स टू KF कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B. अब बच्चों, जब भी आप प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं, जब भी हम प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है. यहाँ पे ये जो K है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट. और क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, सो दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. आई रिपीट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्योंकि जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में रिएक्टेंट्स हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन लेके अगर हम प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि यहाँ पे है K, विच इज रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. अब इसी तरीके से अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन में हमारे पास में C एंड D जो है वो रिएक्टेंट है. ये अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन बात करते हैं तो इस केस में ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो जाएगा. सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D. तो देखिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D. जो भी कोफिशिएंट है आपने रेस्पेक्टिव पावर में
पुट कर दिया है। नाउ अगेन अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, यू विल राइट कांस्टेंट विच इज के, दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट अगेन, और क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है सो रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। सो rate of backward reaction is directly proportional to the rate constant for the backward reaction concentration of the reactant which are C and D। इस तरीके से हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिलती है। अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम जानते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पुट करते हैं जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी। तो देखिए इक्वेशन क्या होगा। सो सी एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आपने फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वेशन पुट कर दिए, के एफ एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू के बी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अब आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको एक साइड में पुट कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू एक साइड में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के बी। तो देखिए के एफ अपॉन के बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, क्योंकि यहाँ पे ये कंसंट्रेशन यहाँ नीचे आ जाएगी और ये के बी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या मिलता है, के एफ अपॉन के बी, दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। क्योंकि ये दोनों ही टर्म कांस्टेंट है तो इसके लिए आप एक कॉमन कांस्टेंट टर्म यूज कर सकते हैं विच इज कैपिटल के सी। यहाँ पे कैपिटल के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सी हमने लिखा है फॉर द कंसंट्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सी इज फॉर द कंसंट्रेशन। नाउ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हो सी और डी क्या है, इस केस में प्रोडक्ट थे, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट थे। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हम बेसिक लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं। अब हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है वो कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में निकाला। अगर हम प्रेशर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं सो सी यहाँ पे कंसेंट्रेशन की जगह आपको सिर्फ प्रेशर टर्म पुट करना है। व्हाट टर्म यू हैव टू पुट, यू हैव टू पुट द पार्शियल प्रेशर टर्म। सो लेट्स सी द इक्वेशन व्हेन यू यूज पार्शियल प्रेशर इंस्टेड ऑफ कंसेंट्रेशन। अगर आप पार्शियल प्रेशर टर्म यूज़ करते हैं तो हमने सेम टर्म्स सेम ही इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे आप कंसंट्रेशन लगा रहे हैं, ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, उसकी जगह आप क्या कर देंगे, प्रेशर लिख देंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस स्टेट। जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, तो सेम इक्वेशन है। आप क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने P लगा दिया फॉर प्रेशर, वहाँ पे हमने C लगाया था फॉर द कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। अगेन हमने कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दिया है, सिर्फ P। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D एंड कोएफिशिएंट कहाँ आ गए हैं, ऊपर। पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड कोएफिशिएंट रेस्पेक्टिव कहाँ आ गए हैं, ऊपर। तो इस तरीके से जब आप कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं इन द केस ऑफ सॉल्यूशन एंड जब गैसेस है आपके रिएक्टेंट्स, तो उस केस में आप पार्शियल प्रेशर टर्म यूज़ करेंगे। सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन। Now let's see equilibrium in the term of thermodynamics। देखिए thermodynamics के अकॉर्डिंग del G is equals to del G naught plus RT ln Q। यहाँ पे जो ln Q है दिस इज अगेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हमने देखा था। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं है। जनरली हम बोल रहे हैं जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो है उसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में del G की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड जो क्वेसेंट है दिस रिएक्शन क्वेसेंट विल बी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो इक्विलिब्रियम में Q क्या हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा। तो देखिए del G इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू del G नॉट प्लस R विच इज गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, ln Kc। ठीक है, हमने Q की जगह क्या पुट कर दिया, Kc, क्योंकि इक्विलिब्रियम में Q जो है रिएक्शन क्वेसेंट
के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है ना। अगर आप इस डेल जी नॉट को यहीं रखते हैं, दैट इज गिव्स एनर्जी ए स्टैंडर्ड कंडीशन, तो इस इक्वेशन को अगर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द इक्वल्स टू शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए एल के सी की, तो हमने एल के सी को एज इट इज रख दिया है, तो क्या हो जाएगा डेल जी अपॉन आर टी। सो हियर एल के इज इक्वल्स टू माइनस डेल जी अपॉन आर टी। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। आपको बोथ साइड पे क्या लेना है, एंटी लॉग। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये के तो एज इट इज रह जाएगा और ये जो पूरी वैल्यू है ये ई की पावर में आ जाएगी। सो यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ के इन द टर्म ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब हम गिव्स के साथ में इसको रिलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो हम इस इक्वेशन को ऑप्ट करते हैं। So we can say k is equals to e की पावर माइनस डेल जी अपॉन आर टी। सी रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। देखिए जब हम गैशियस स्टेट की बात करते हैं, इन दैट केस डेल एन जी, जहाँ पे डेल एन क्या है, दिस इज मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे हमने जी लिखा है, इट मीन्स दिस चेंज इन मोल इज ओनली फॉर द गैशियस स्टेट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो गैशियस कंपोनेंट है उनके मोल्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट मोल ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ द रिएक्टेंट विच आर ओनली इन द गैशियस स्टेट। इन दैट केस यू विल गेट डेल जी नॉट। अब देखिए अगर डेल जी नॉट की वैल्यू आपको जीरो मिलती है इक्वेशन में, जब आप डेल जी नॉट फाइंड आउट करते हैं और आपको वैल्यू जीरो मिलती है, तो उस केस में के पी जो है वो के सी के बराबर होगा। इट विल बी इक्वल्स टू Kp will be equals to Kc. If in case when you subtract mole of product minus mole of reactant which are only in gaseous state, in that case अगर आपको del G की वैल्यू del N G की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, in that case Kp will be greater than Kc. And if in case you get minus value, negative value of del N G, in that case Kp will be greater than Kc. ठीक है। सो ये रिलेशनशिप बिटवीन है के पी एंड के सी। अगर आपको डेल एन की वैल्यू जीरो मिलती है देन इट विल बी इक्वल्स टू कंडीशन। अगर आपको डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है देन के पी विल बी ग्रेटर। अगर डेल एन की वैल्यू नेगेटिव मिलती है देन इन दैट केस के सी विल बी ग्रेटर। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी।